इंडस्ट्री यानी कि ये कहीं न कहीं सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि ये हम बुक देख रहे हैं या फिर जो भी कॉपी है, नोटबुक है, अगर उसके बनने के प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो जो भी पेपर है, जो भी बुक है, वो मैन्युफैक्चरिंग के एक काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद बनता है। जो भी पेपर है उसकी शुरुआत कैसे होती है कि वो ट्री से बनता है। बम्बू ट्री मुख्य तौर पे होता है जिससे कि पेपर्स को बनाया जाता है। जंगलों में जो पेड़ हैं उसको काटा जाता है। इसके बाद उस ट्री को पल्प मिल में भेजा जाता है। वहाँ पे पल्प मिल में क्या होता है, ट्री का जो वुड है, लकड़ी है, उसको प्रोसेस किया जाता है। अलग अलग केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसे वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वुड पल्प में बहुत सारे केमिकल्स को मिलाया जाता है और फाइनली मशीन की मदद से पेपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके बाद जो पेड़ की लकड़ी है वो पेपर में बदल पाती है। ये जो पेपर है, इसके बाद ये पेपर प्रेस में जाता है और प्रेस में इंक की मदद से उस पर लाइंस को प्रिंट किया जाता है और वो इंक भी बहुत सारे केमिकल्स से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो भी पेजेस हैं उसको बाइंड किया जाता है और उससे फिर एक किताब बनाया जाता है और उस किताब को मार्केट में भेजा जाता है बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर जो भी कंज्यूमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रीडर्स हैं, उनके पास बुक्स पहुंच सके, इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी बुक्स हैं उसको मार्केट में बेचा जाता है ताकि वहाँ से वो बुक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लोगों के बीच में और ये फाइनली हमारे पास पहुँचता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है ट्री से पेपर को बनने के इस प्रोसेस के दौरान। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी होता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कहते हैं, ये रॉ मटेरियल को ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है लोगों के लिए। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में जो भी लकड़ी था, जो वुड था, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब इसी को अलग अलग प्रोसेस से गुजारा गया और पेपर बनाया गया और इसको बुक के तौर पे बाज़ार में, मार्केट में बेचा गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाया जाता है और इस फिनिश्ड प्रोडक्ट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पल्प जो है वो पेपर में कन्वर्ट हो गया और पेपर बुक में। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। पल्प से जो पेपर बना या फिर कॉटन से, सिल्क से जो कपड़ा बनता है, इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर स्टेज में उसमें वैल्यू एडिशन होता है और एंड में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो रॉ मटेरियल है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है व्हेन वी सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम कंज्यूमर की नज़र से देखें तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाए और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे यहाँ पे कॉटन या सिल्क से क्लॉथ बनाया गया तो क्लॉथ की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। तो जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है उसकी यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस, यूज और वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हम इसे रॉ मटेरियल से कंपेयर करें। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स को, कोमोडिटीज़ को, किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे मिनरल्स को अगर अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इसे भी हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ही रखेंगे। या फिर किसी भी एक सर्टेन टाइप की सर्विस आम लोगों को या फिर किसी भी प्रकार के लोगों को प्रोवाइड की जा रही है तो उसे भी हम इंडस्ट्री में प्लेस करेंगे। जैसे ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, आयरन और स्टील को बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी वहाँ पे आयरन क्या है या फिर स्टील क्या है, वो गुड्स हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं कोल माइनिंग इंडस्ट्री की।
तो कोल माइनिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि माइंस के माध्यम से अर्थ के क्रस्ट से कोल को, फॉसिल फ्यूल को निकाला जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन शामिल है, तो इसे भी हम इंडस्ट्री में रखते हैं। थर्ड बात करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री आम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है टूरिज्म का, रिक्रिएशन का। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में सेवरल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को रखा जाता है। आमतौर पे अगर गुड्स को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसे हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में रखेंगे। लेकिन अगर मिनरल को निकाला जा रहा है या फिर कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है जैसे कि टूरिज्म सर्विसेज, तो उसे भी हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में रखेंगे। अलग अलग आधार पे इंडस्ट्री को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं कि इंडस्ट्री में किस टाइप का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडस्ट्री का साइज क्या है, इंडस्ट्री को क्या गवर्नमेंट ऑन करती है या फिर कोई इंडिविजुअल ऑन करता है। इसके बेसिस पे ऑनरशिप, साइज और रॉ मटेरियल के आधार पे इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। रॉ मटेरियल मतलब वो हर चीज़ जिसकी मदद से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे पेपर को बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया गया, क्लॉथ को बनाने के लिए सिल्क या फिर कॉटन का इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पे सिल्क या कॉटन रॉ मटेरियल हो गया और क्लॉथ फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। रॉ मटेरियल के आधार पे इंडस्ट्री एग्रो वेस्ट हो सकता है, मिनरल वेस्ट हो सकता है, मरीन वेस्ट हो सकता है या फिर फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री हो सकता है। एग्रो वेस्ट यानी कि उसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर या फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि शुगर मिल्स, तो शुगर मिल्स में जो रॉ मटेरियल है वो है शुगर केन। मिनरल वेस्ट मतलब जिसका रॉ मटेरियल मिनरल है। मरीन वेस्ट मतलब जिसका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं मरीन इकोसिस्टम के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि सीवीड्स या फिर फिश वगैरह। यहाँ पे बात करें एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की, तो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्लांट हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल रॉ मटेरियल के तौर पे किया जाता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में फूड जो कि आमतौर पे हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल्स से, तो ये एक एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है। वेजिटेबल ऑयल मतलब वेजिटेबल यानी कि फार्मिंग प्रोडक्ट यानी प्लांट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी रॉ मटेरियल इसका क्या हो गया, कॉटन। कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से यानी कि प्लांट प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, आमतौर पे हर्बीवोर्स एनिमल्स जैसे कि काऊ, बुफेलो, तो वो क्या हो गया, एनिमल। यहाँ पे बात करें लेदर इंडस्ट्री की, तो लेदर इंडस्ट्री हमें का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, एनिमल से। एनिमल का जो स्किन होता है, जो हाइड्स होते हैं, उसी से लेदर को बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर कर फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री। सेकेंड आता है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मिनरल ओर को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती है। ये जो इंडस्ट्री है इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल और बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज़ करती हैं। जैसे आयरन ओर से आयरन को बनाया जाता है। अब ये जो आयरन है वो एक मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया। अब इस आयरन का इस्तेमाल और भी बहुत सारी इंडस्ट्री करेगी, मशीनरीज़ को बनाने के लिए या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, कोच बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, हेवी मशीनरी में आयरन और स्टील का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री है, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री अर्थ के क्रस्ट में जो भी मिनरल्स हैं उस मिनरल का इस्तेमाल कर कर एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर कर कोई एक प्रोडक्ट बनाए। जैसे यहाँ पे आयरन ओर से आयरन बनाया, और ये जो आयरन फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है इस पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए।
मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आयरन का इस्तेमाल अब बहुत सारी इंडस्ट्री करेगा, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए। तो आयरन और स्टील का जो प्रयोग है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बाद में कर रही है। तो इसका जो पहला बेस था वो क्या था? आयरन। इसी वजह से इसको प्राइमरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं मरीन वेस्ट इंडस्ट्री की। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बनाए जाते हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है? सी या ओशियन। जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती है, सी फूड को प्रोसेस करती है या फिर फिश ऑयल को मैन्युफैक्चर करती है। जो भी सी या ओशियन में उन्हें फिश मिलता है उसका इस्तेमाल कर कर फिश ऑयल बनाती है। तो ये मरीन वेस्ट इंडस्ट्री है। सेकेंड बात करते हैं फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज़ की। तो फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री क्या करता है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, और आमतौर पे ऐसे इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट के काफ़ी पास ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि पल्प पल्प इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फर्नीचर, बिल्डिंग्स। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि इन इंडस्ट्री में जिन रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाया जाता है वो रॉ मटेरियल जंगलों से उन्हें मिलता है। इसी वजह से इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ जहाँ जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है वो फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं। ये तो हो गया रॉ मटेरियल के आधार पे इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन। अगला हम बात करते हैं साइज के आधार पे कि एक इंडस्ट्री में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर उस इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, या फिर जो भी प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसके आधार पे इंडस्ट्री को हम लोग दो कैटेगरी में बांटें, हालांकि तीन कैटेगरी में भी हम बांट सकते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो कि घर के लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, फैमिली लेवल पे काम करती है, वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो आमतौर पे लोग अपने हाथों से बनाते हैं, आर्टिसंस बनाते हैं, जैसे कि बास्केट बनाना, टोकरी बनाने का काम करना, या फिर पॉटरी का काम, जैसे कि बर्तन बनाना, घड़ा बनाना, या फिर दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना जहाँ पे एक इंसान अपने हाथ का इस्तेमाल कर कर, अपना कला का इस्तेमाल कर कर, अपने स्किल आर्ट का इस्तेमाल कर कर किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहा है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं, जैसे कि बास्केट बनाना, घड़ा बनाना, या फिर दूसरे हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट। स्मॉलर स्केल इंडस्ट्री में काफ़ी कम पैसा खर्च होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है, और यहाँ पे लो लेवल का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और काफ़ी क्वांटिटी में, काफ़ी वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफ़ी एडवांस और सुपीरियर होता है। काफ़ी हेवी मशीनरीज़ का इस्तेमाल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बीच में। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिल्क वीविंग यानी कपड़ा बनाना, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कैटेगरी में आता है। वहीं बात की जाए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, या फिर ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स को बहुत बड़े स्केल पे बनाने की, हेवी मशीनरी के प्रोडक्शन की, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का काम है। इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ऑनरशिप के आधार पे कि एक इंडस्ट्री को कौन ऑन करता है। क्या गवर्नमेंट ऑन करती है, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ लोग हैं जो ऑन करते हैं। तो इंडस्ट्री को ऑनरशिप के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसको कुछ इंडिविजुअल्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन करते हैं या ऑपरेट करते हैं। यानी इस इंडस्ट्री के मालिक एक इंसान है या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है कि इसको गवर्नमेंट ऑन करता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल हो गया टाटा, रिलायंस। इसको कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान है जो इस इंडस्ट्री को ऑन कर रहा है। वहीं पब्लिक सेक्टर का ऑनर गवर्नमेंट है। जैसे इसका एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो हैं वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? इसका जो ऑनर है वो गवर्नमेंट भी है और कुछ इंडिविजुअल हैं। यानी गवर्नमेंट और कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में पार्टनरशिप है और दोनों अब क्या कर रहे हैं? उस इंडस्ट्री को ऑन कर रहे हैं। तो इसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जॉइंट मतलब दो लोगों का पार्टनरशिप है और यहाँ पे दो लोग कौन हैं? एक तरफ है गवर्नमेंट और दूसरी तरफ है कुछ इंडिविजुअल्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एक बेहतरीन एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड। वहीं बात की जाए कोऑपरेटिव सेक्टर की, तो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका ऑनर प्रोड्यूसर है। उसका जो ऑनर है वो प्रोड्यूसर और सप्लायर खुद ही है। जैसे कि मान के चलते हैं कि गांव में कोई एक दूध वाला है। दूध वाला किसी पास के एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में अपना दूध बेचता है, तो उस कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का मालिक वो दूध वाला है। तो दैट प्रोड्यूसर, दैट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इज़ द ऑनर ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो उस कोऑपरेटिव सेक्टर को चलाते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब जो कोऑपरेशन से चले, सहयोग से चले। और यहाँ पे किनके बीच में कोऑपरेशन हो रहा है? प्रोड्यूसर के बीच में, जो भी रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है उसके बीच में, और उस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो ही इस पार्टिकुलर इंडस्ट्री के ऑनर भी हैं और इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या फिर अमूल या सुधा डेयरी। ये कोऑपरेटिव सेक्टर का एक काफ़ी बेहतरीन एग्जांपल है जहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है कि आम लोगों के कोऑपरेशन से भी किसी भी एक इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्केल पे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। जैसे इसके बेहतरीन एग्जांपल हैं अमूल और सुधा। तो ये दोनों कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं।